नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना ने अपनी जकड़ में लोगों को लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश जारी कर 31 मार्च तक 8वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कई राज्य लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश की जनता में भी लॉकडाउन को लेकर आशंकाएं गहराती जा रही हैं। तो प्राइम डिबेट का मैं आगाज करूंगी और आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या फिर से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा होगी? क्या जीडीपी जिस तरह से ऊपर जा रही है उसमें एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद मैं प्राइम डिबेट का आगाज करूंगी। कोरोना वायरस के प्रसार से हालात फिर खतरनाक होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक समेत 5 राज्यों ने भारत में संक्रमण को बेकाबू कर दिया है। इन राज्यों में अकेले 80% से अधिक मामले आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,000 से ज्यादा मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,16,00,000 हो गई है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जबकि कुछ ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसके अलावा स्कूलों में होने वाली ऑफलाइन क्लासेस को एहतियातन बंद कर दिया गया है। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया है। इसके अलावा पुणे, औरंगाबाद और अमरावती समेत कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, गुजरात में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू है, जबकि पंजाब के लुधियाना, पटियाला, होशियारपुर, जालंधर और फतेहगढ़ साहिब सहित कई शहरों में रात 9 से सुबह 5 तक नाइट कर्फ्यू जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यूपी में कक्षा 1 से 8 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही जुलूस, कार्यक्रम और सार्वजनिक समारोहों के लिए अब प्रशासन की अनुमति जरूरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में होली सहित अन्य त्योहारों, पंचायत चुनाव और अलग अलग राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ने की स्थिति के मद्देनजर विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि बिना स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई भी जुलूस या सार्वजनिक समारोह आयोजित ना किया जाए। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय एवं निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, वो भी बंद रहेंगे। वहीं अब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान तेज हो गया है। देश में अब तक लाभार्थियों को वैक्सीन की 4,72,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। इनमें 78,30,000 स्वास्थ्यकर्मी पहली खुराक, 49,30,000 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक, 81,72,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहली खुराक और 27,93,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स दूसरी खुराक शामिल हैं। इसके अलावा लाभार्थियों में 1,94,00,000 60 साल से अधिक उम्र के और 40,72,000 45 से 60 साल आयु वर्ग के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग भी शामिल हैं, जिन्हें अब तक पहली खुराक दी गई है। बड़ी बात यह है कि जहां कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, वहीं कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे लोगों के मन में लॉकडाउन को लेकर आशंकाएं गहराती जा रही हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
इसी के साथ कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं और 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 117 नए मामले आने के बाद अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 6 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं मौत के बाद प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 8,000 के भी पार पहुंच गया है। इसी के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर भी भारत सरकार ने बड़ा और अहम फैसला ले लिया है। देश में 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 45 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब 45 से उम्र से अधिक वालों को कोरोना की वैक्सीनेशन दी जाएगी। हालांकि वैक्सीन को लेकर भी नई चीजें सामने आ रही हैं। वहीं इसी के साथ आज का बड़ा सवाल हमारी प्राइम डिबेट में यही है कि फिर से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति वापस आ सकती है। और जिस तरह से मार्च कल 1 साल पूरे हो गए थे जनता कर्फ्यू को लेकर, तो क्या वो स्थिति जो जनता ने पहले देखी और जिसको लेकर तमाम लोगों के दिमाग में आशंकाएं बनी हुई, क्या वो फिर से आ सकता है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है अर्थशास्त्री प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी, साथ ही साथ बीजेपी नेत्री शबनम पांडे, कांग्रेस नेता हमाम वहीद जी मौजूद हैं और कुछ ही देर में डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी भी हमारे साथ इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं भूपेंद्र जी से लेना चाहूंगी क्योंकि वो अर्थशास्त्री हैं। हालांकि डॉक्टर अभी हमारे साथ नहीं ज्वाइन हुए। तो भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है जिस तरह से कल 22 मार्च को 1 साल हो गए पूरे के पूरे, जो जनता कर्फ्यू लगा था उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति आई, किस तरह से जीडीपी की जो दरें थी वो नीचे आती गई लगातार, तो क्या लग रहा है आपको कि एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस डिबेट के लिए। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ था और 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। पहला लॉकडाउन जो पिछले साल शुरू किया गया था, वो लॉकडाउन का दौर इस बार लौट करके आएगा ऐसा तो कल्पना करने से भी लोग शिहर जाएंगे और कल्पना करना भी अभी नादानी होगी। क्योंकि देखिए, पिछली बार जो स्थितियां आई थीं उसकी परिस्थिति में ये था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब हमारे पास दवाई तो है, लेकिन हाँ, दवाई के साथ साथ कड़ाई भी जरूरी है। ये प्रधानमंत्री जी का वाक्य है जी। हमारा देश उस समय इसके लिए भी तैयार नहीं था कि जो लॉकडाउन अचानक लगाया गया था, उस परिस्थितियां ऐसी थीं कि लॉकडाउन लगाना हमारी मजबूरी थी। और हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट थी वो -23.9% के पर चली गई थी। और जो धीरे धीरे रिकवर होते होते ये अब इस समय करीब माइनस में ही है अभी भी। और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 महीने में ये +1.3% के ग्रोथ रेट के आसपास आएगी। लेकिन अगर ये हम जरा सा आंकड़ों पर जाएं बेरोजगारी के, उसके कारण जो बेरोजगारी बढ़ी थी, बेरोजगारी दर हमारी बढ़ करके 40-41% हो गई थी, जो इस समय घट करके आ गई है करीब 7.4% पर। ऑल ओवर इंडिया की बात करें, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में सरप्राइजिंगली जो बेरोजगारी की दर है वो 4% के आसपास है। तो अभी इस परिस्थिति में अगर लॉकडाउन की हम परिकल्पना करेंगे और लॉकडाउन लगाएंगे तो देखिए, अभी अर्थव्यवस्था उस झटके से उबर नहीं पाई है। और ये दूसरा झटका न केवल रोजगार पर, न केवल ग्रोथ रेट पर असर डालेगा, बल्कि सरकार के जीडीपी कलेक्शन पर भी बहुत बुरा असर डालेगा। क्योंकि उद्योग जगत अभी भी कोरोना के मार से उबरा नहीं है, अभी भी प्रक्रिया में। ठीक है भूपेंद्र जी, लेकिन जीडीपी की जो आप बात कर रहे हैं कि आशंका जताई जा रही है कि राइज करेगी, लेकिन कोरोना के मामले प्रतिदिन 117, ये कम आका नहीं जा सकता इसको, क्योंकि जो इसकी रफ्तार है वो एकदम से बढ़ती है। हमने जिस तरह से मार्च के महीने में भी देखा कि जब लॉकडाउन लगाया गया तो लोगों ने कहा कि उस समय जरूरत नहीं थी लॉकडाउन लगाने के लिए, लगाया गया। उसके बाद जब स्थिति बेकाबू होती गई तब लॉकडाउन खोल दिया गया था। तो अभी भी वो स्थिति हो चुकी है जिस तरह से लोग एक तरह से बिल्कुल ढिलाई में आ गए थे। किसी तरह का कोई मास्क नहीं लगाना, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये चिंता मिट गई थी। तो स्थिति फिर से आ सकती है इस चीज को लेकर। इसको ध्यान में दीजिए कि जब पिछली बार मार्च में लॉकडाउन शुरू किया गया था और जब कोरोना के मामले बहुत कम थे तो लोग कह जरूर रहे हैं कि हाँ, उस समय जरूरत नहीं थी। लेकिन वास्तव में ना तो अवेयरनेस था, ना इसके प्रति जागरूकता थी, ना हमारे पास टेस्टिंग लैब थे। लॉकडाउन लगा करके उस समय लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा था। आज हमारे पास, उसके बाद सरकार सो नहीं गई थी। लॉकडाउन लगाने के बाद सरकार ने इस पर निरंतर काम किया। लॉकडाउन लगाने के बाद सरकार ने टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाई और संयोग से इस साल हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि अब हमारे पास कोरोना के 3 टीके बाजार में मौजूद हैं। 2 टीके हमारे इस समय चल रहे हैं, जो इस समय
टीकाकरण का अभियान जो चल रहा है। जी। और दूसरी बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में इस समय करीब 46 टीके ऐसे हैं जो प्रक्रिया में हैं और 16 टीके ऐसे हैं जो इस समय अप्रूवल के फेज में है पूरे वर्ल्ड में। तो इस समय टीका आ चुका है और वो पिछला वाला लॉकडाउन आएगा और पिछली वाली तरह लॉकडाउन की तरह पूरे सब कुछ ठप पड़ जाएगा, तो ये परिस्थिति आज के संदर्भ में नहीं आने वाली है और उसके लिए अर्थव्यवस्था तैयार भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखिएगा तो उसके लिए अर्थव्यवस्था की तैयारी भी नहीं है। तो हमारे साथ आदर्श डॉक्टर भी जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका गणित क्या कहता है कि हमारी स्टेबिलिटी, जीडीपी जिस तरह से हमारी डाउन हुई है उसको राइज करने में कहीं ना कहीं तमाम कोशिशें किए जा रही है, उसके बावजूद जो स्थिति कोरोना को लेकर लगातार बेकाबू हो रही है, तो लॉकडाउन नेशन वाइज क्या लग सकता है? फिर से मैं यही सवाल कर रही हूं। और अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो हमारे पास इसके अलावा विकल्प बचता क्या है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी। मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो है ऐसी कोई तैयारियां नहीं थी हमारे पास जिसके द्वारा जो है हम लॉकडाउन या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था हमारे पास जिसके द्वारा हम जो है लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। लेकिन इस बार जो है पूरी तरह से सरकार हमारे जो है प्रिपेयर कर चुकी है। हर एक चीज़ को जो है बहुत ही कायदे से अपनी स्वास्थ्य टीमों की द्वारा जो है हर एक चीज़ का निरीक्षण करा रही है। और अगर हम बात करें अभी जो है जल्द ही अगर कल का आंकड़ा करें तो 24 घंटे में लगभग 7,000 से ऊपर के जो है आंकड़े उसमें पाए गए थे। अगर हम बात करें तो अब क्या कर रही है, कल जो है हमारे राज्य के जो है मुख्यमंत्री जी ने सबको जो है आदेश दे दिया है कि जहाँ जहाँ पे है उस चीज़ का निरीक्षण किया जाए और ऐसी स्थितियाँ ना आने पाएँ जैसी पहले पिछले मार्च में आ गई थी, क्योंकि पिछले मार्च में कोई हमारे पास तैयारी नहीं थी। पिछले मार्च की परिस्थिति देखिए थोड़ी सी अलग थी। पिछले मार्च में सिर्फ हमारे पास टेस्टिंग लैब एक अकेले बेंगलोर में हुआ करता था और जो भी सैंपल कलेक्ट होते थे वो बेंगलोर भेजे जाते थे और उस समय परिस्थितियां लॉकडाउन इसलिए लगाना पड़ा था कि हम टेस्टिंग भी तो नहीं कर सकते थे कि कितने लोगों को कोरोना हो गया, कितने लोगों को कोरोना नहीं हुआ, इसकी टेस्टिंग भी तो नहीं हो पा रही थी। आज तो हम कम से कम टेस्टिंग करके ये बता पा रहे हैं कि इनको कोरोना हुआ है, इनको कोरोना नहीं हुआ है। तो उस समय की परिस्थिति लॉकडाउन करने की और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो लॉकडाउन नेशन वाइज नहीं होगा, आपका ये मानना है कि जी देखिए ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि सख्ती बरती जा सकती है, चीजों पर पाबंदी बढ़ाई जा सकती है, रात का कर्फ्यू हो सकता है लगाया जा सकता है, लेकिन पूरे नेशन वाइज लॉकडाउन लगाने की परिस्थिति अब इस समय नहीं है। नाइट कर्फ्यू, डॉक्टर आदर्श, नाइट कर्फ्यू की बात भूपेंद्र जी कर रहे थे, तो आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू से क्या उस हद तक रोक लग सकती है कोरोना पर? क्योंकि रात को तो वैसे भी लोग घरों में ही होते हैं, ज्यादातर कुछ लोग बाहर होते हैं, तो क्या नाइट कर्फ्यू इसमें एड ऑन करके हम कोरोना को जो संक्रमण और जो एक चेन की बात की जाती है उस पर अंकुश लगाने में कामयाब हो सकते हैं? जी, अगर हम बात करें नाइट कर्फ्यू के द्वारा जो है थोड़ा बहुत काबू किया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें जो है जो दिन में जैसे बहुत से भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन पे जैसे मल्टी कॉम्प्लेक्स अगर हम बात करें, बहुत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके जहाँ पे हैं उन जगहों पे जो है अगर थोड़ा सा ये कर दिया जाए कि कम से कम लोगों को जो है वहाँ पे जाने की परमिशन दी जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है काबू किया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू के बारे में अगर हम बात करें तो काबू हो सकता है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हमारी चैन जो है ब्रेकडाउन हो सकती है। उसके द्वारा हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने लोग उसके दायरे में आ रहे हैं, उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, शबनम जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शबनम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि जो कल आदेश दिया गया है कि 1 से लेकर 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो अब संचालित नहीं की जाएंगी, ऑफलाइन जो क्लासेस एक बार फिर से कहीं ना कहीं रफ्तार दी जा रही थी तो एक बार फिर से वो ठप पड़ गई है, तो जो बच्चों की लगातार स्टडीज पर इसको लेकर असर हम देखते आए हैं जिस तरह से पड़ता आया है, तो क्या लगता है एक बार फिर से किस तरह से सरकार क्या काम करने वाली है उनकी शिक्षा को लेकर? सबसे अहम तो मेरा सवाल यही है। शबनम जी, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जिस समय से कोरोना संक्रमण विश्व भर में हुआ, पूरे विश्व की व्यवस्थाएं और प्रबंधन सब कुछ बदल गया। सबके लिए एक नया संक्रमण कोरोना ऐसा वायरस था जो नया था विश्व के लिए और हर देश को अपनी तैयारियां करने पड़ी। हमारी सरकार ने भी लॉकडाउन करके पिछली बार जो तैयारियां की, जहाँ पे हमारे स्वास्थ्य सेवा समझिए नील के करीब था कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए। अभी हमारे पूर्व के साथियों ने बताया कि टेस्टिंग लैब उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ करता था, आज 242
टेस्टिंग लैब उत्तर प्रदेश में है और साथ साथ प्लाज्मा बैंक, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक लखनऊ में है। और हमने 3 करोड़ से ज्यादा आबादी की कोरोना टेस्टिंग की है। इस दौरान में चिकित्सालय 1, 2 और 3 लेवल के हमने कम से कम 674 बनाए हैं। तो इस तरीके से कोरोना काल में हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी तैयारी की कोरोना से लड़ने की, और जनता की जो सहभागिता रही उसको भी मैं श्रेय देना जरूर चाहूंगी, क्योंकि ऐसे समय में जनता की सहभागिता सबसे अहम भूमिका अपनाती है। जनता ने पूरी निष्ठा के साथ कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क, डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ को धोना, इन सब प्रोटोकॉल को निभाया। लेकिन समय के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की मजबूरी हो या समय बढ़ने के साथ हमारी लापरवाही हो, कहीं ना कहीं हम लापरवाह हो गए और हमने वो कोरोना के प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से नहीं निभाया। जो भी वजह रहा हो, कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। कुछ प्रदेशों में इतना बढ़ गया है कि काफी मौतें हो रही हैं और लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। पर उत्तर प्रदेश में अभी शुरुआती दौर पे ही सरकार की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर जनता की सहभागिता पूरी है, जनता पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रोटोकॉल कोरोना का निभाना शुरू कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि हम लॉकडाउन की स्थिति में आएंगे, क्योंकि रोजगार जहाँ कोरोना काल में घटा था, कोरोना काल जैसे बढ़ता चला गया। हम 4% बेरोजगारी पर चले आए, जबकि पहले 17 से ज्यादा। ठीक है, गाइडलाइंस जारी कर दी जाती है, लेकिन उन्हें किस हद तक फॉलो किया जाता है? और जब हमने स्कूल्स भी रीओपन करने की बात कही गई थी, तब भी कई गाइडलाइंस जारी की गई थी स्कूल वालों को, प्रशासन को, कि ये सब फॉलो करना है। लेकिन जब हम ग्राउंड रिपोर्ट उसकी निकालते हैं तो कहीं पे भी वो चीजें फॉलो नहीं हो रही होती हैं। आपने 1 से 8 तक की कक्षाएं बंद करने का फैसला दोबारा से ले लिया है, लेकिन उसके ऊपर की भी जो कक्षाएं चल रही है, उन बच्चों का भी विरोध कई बार सामने आया है। वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि कोरोना की जांच नहीं हो रही है, हम कैसे आके एग्जाम्स दे ले। उनका विरोध साफ तौर पर इस पर देखा गया बच्चों का। कोरोना की जांच नहीं हो रही है। आज किसी भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, आप कोरोना की जांच आराम से करा सकते हैं। कोरोना की जांच लगातार हो रही है। और अगर तक वैक्सीनेशन की भी बात की जाए तो 60+ की वैक्सीनेशन हर सरकारी स्कूल में सरकारी अस्पताल में मुफ्त दिए जा रहे हैं। स्कूल प्रशासन पर था कि उनके ऊपर इस कदर सख्ती क्यों नहीं होती है? निश्चित तौर पे देखिए, बहुत से स्कूल प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोटोकॉल को माना है, लेकिन कहीं कहीं लापरवाही भी उजागर हुई है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और ये भी कहा गया है कि जिन स्कूलों में जिन भी कक्षाओं से एग्जाम का डेट आ गया है, तो वो एग्जाम चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जो भी हो, उन एग्जाम को भी लेने के लिए मनाही नहीं की गई है, लेकिन कोरोना का प्रोटोकॉल को निभाते हुए उनको करने की जरूरत है। तो सरकार ने अलर्ट कर दिया है, जागरूक किया जा रहा है लोगों को। लोग पूरी आपके चैनल के माध्यम से इसका निवेदन जनता से करूंगी कि पूरी संवेदनशीलता के साथ पिछले साल जैसे मार्च में हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे थे और कोरोना वायरस से बचा रहे थे, हमें उसी कड़ाई के साथ फिर से उसे निभाने की जरूरत है। अगर हम कुछ दिन उसको निभा लेते हैं तो निश्चित तौर पे जो संक्रमण फैलने का जो चेन होता है वो बंद हो जाए। सरकार ने ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके दोनों के लिए नोडल अधिकारी भी इसके लिए नियुक्त कर दिया है। शहरी क्षेत्र में हर वार्ड वाइज नोडल अधिकारी होंगे और ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत लेवल पे होंगे। और ये नोडल अधिकारी हमारे राज्य से बाहर से आने वाले लोगों पे नजर रखेंगे, उनका टेस्टिंग और इन सभी पे होगा, ताकि बाहर से कोई इसका संक्रमण लेके आए तो वो पहले ही तो ठीक है। हमाम जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से शबनम जी ने जो बताया कि यूपी सरकार लगातार कोरोना से बचाव के लिए सारे वो कदम उठा रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या उस कड़ाई से और उतनी ही अच्छे से यूपी सरकार ने कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करवाया है और उतनी अच्छी से तमाम चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में? पिछले साल आज ही के दिन देश को लॉकडाउन में कैद कर दिया गया था, तब से हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए।
और एक बार फिर कोरोना की चिंता, कोरोना के नाम पे जो लॉकडाउन लगाने की चिंता है। और सिर्फ लॉकडाउन की चिंता जनता को नहीं सता रही, साथ साथ में अनेक चिंताओं का एक पूरा ग्रोह है। आपको बता दें कि 1,60,000 से ज़्यादा लोग इसकी मृत्यु हो चुकी है। इससे भी ज़्यादा जो गंभीर चिंताएं यहाँ पे है वो बेरोज़गारी है। आर्थिक दंड का जो लोग झेल रहे हैं, मजदूर जिनको काम नहीं, नौजवान जिनको रोज़गार नहीं, वो सबसे बड़ी समस्या है। आपको बताते चलें कि पिछले साल फरवरी में प्रधानमंत्री के अनायोजित लॉकडाउन के चलते मात्र 1 महीने में 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए। और पूरे देश में बॉम्बे से, दिल्ली से जो प्रवासी मजदूर आए उत्तर प्रदेश लौट के, उनको यूपी सरकार ने कहा था काम देने को, लेकिन एक भी लोगों को रोज़गार नहीं मिला और वो वापस अपने प्रदेश में चले। उस समय जब कोरोना के नाम पे लोगों की नींद हराम थी, तब लोगों ने कोरोना की जंजीर को तोड़ के प्रवासी मजदूर पैदल अपने प्रदेश में आए, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोज़गार। बिल्कुल, इस पे बहस होनी चाहिए कि देश को कोरोना ने नुकसान पहुंचाया है कि लॉकडाउन ने नुकसान। क्योंकि दिल्ली जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो मन की सरकार चला रहे हैं, जन की सरकार नहीं चला रहे। और उनके गलत निर्णय के चलते अभी आर्थिक व्यवस्था सलाहकार जी अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे थे। कोरोना तो एक बहाना है। कोरोना से पहले सरकार के गलत निर्णय की वजह से जीएसटी और नोटबंदी के चलते देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गर्क में चली गई, खाई में चली गई। और कोरोना के उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की 2018-19 में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी सदन में जब सवाल बेरोजगारी को लेकर पूछा तो वहां पे जवाब मिला कि 2018 से 19 में एक साल में 4% जो बेरोजगारी की शरह थी वो बढ़ के 9% हो। और पूरा प्रदेश जानता है कि कोरोना काल में और आज की डेट में बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हुआ। झूठे आंकड़े ये सरकार पेश कर रही है। ट्विटर पे इन लोगों ने लेखपाल की नौकरी बांट देते हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस महिला को आवास के लिए दिया गया, जिसका प्रचार पूरे देश में किया जा रहा है, उस महिला से जब इंटरव्यू लिया गया तो पता चला उन्हें आवास नहीं। तो ये सरकार प्रचार में मस्त है। तो हम तो यही कहना चाहते कि लॉकडाउन से ज़्यादा जो मेन समस्याएं हैं सरकार को उसकी ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोरोना के नाम पे उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं बता दूं कि 2800 रुपये में जो पीपी की किट आती है उसे 16,000 में बेचने का काम किया गया। पीपी ऑक्सीमीटर जो 2800 रुपये में आता है उसे 12,000 में ये सरकार बेचकर घोटाले की सरकार ये साबित हो चुकी है। ठीक है शबनम जी, जिस तरह से आरोप लगाया है माम जी ने और उन्होंने कहा है कि सिर्फ कागजों पर जो लोगों को घर मिल रहे हैं और ओडीएफ मुक्त जो आप लोग ने ये एक मुहिम छेड़ी थी उसमें भी जो कागजों पर तमाम बन जाते हैं, सारी जगह पर आप लोग के वहां पे लिख जाते हैं कि हाँ सबको शौचालय मिल गया है, शौचालय सबको प्राप्त हो गए हैं, सबको घर मिल गए हैं। उसके बाद लेकिन सच्चाई इस कदर और इतनी भयावह क्यों सामने आती है? जिस तरह से इन्होंने बताया, जिस लेडी की इन्होंने बात की कि उसको घर मिला था लेकिन उसको वो घर नहीं प्राप्त हुआ है, वो भी सच्चाई उजागर हुई। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी ने जिस तरीके से बार बार कहा कोरोना के आड़ में कोरोना की बात करके, इस तरह की जो कोरोना को लेकर बात की है, शायद मुझे लगता है ये लोग ट्विटर पे ज्यादा रहते हैं। ये विश्व में क्या स्थिति कोरोना की वजह से, इससे भी ये अज्ञानतावश मुझे लगता है इस तरह की बातें कर रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस आज गठबंधन के लोगों के पास है। आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2 साल अमेरिका ने हमारे देश पे राज किया। इस तरीके से केंद्र सरकार और ज्ञानी तो आप लोग हैं और खासकर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई लड़ी, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो WHO ने भी तारीफ की थी। और ये खुद ही बता रहे हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र से जो प्रवासी मजदूर है, आप ये समझिए कि जहाँ पे इनका शासनकाल है वहाँ पे जो मजदूर काम करते थे, जो रोजगार के लिए वहाँ सालों साल परिवार छोड़ के रहते थे, कोरोना संक्रमण के कारण वहाँ की सरकारों ने उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया और वो इसी उत्तर प्रदेश में आए और 40 लाख प्रवासी मजदूर आए उत्तर प्रदेश से। और जो 1000 बसें कांग्रेस ने लगाई थी मजदूरों के लिए, भी नहीं आदमी की मजदूरों को बाहर निकाल दिया।
एन मौके पे और उनके बाद कहते हैं चाहे दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, दोनों की स्थिति इतनी बुरी थी कोरोना काल में कि इनसे ये संभल नहीं रहा था कोरोना काल। और दूसरा, प्रवासी मजदूरों के साथ इनका व्यवहार मजदूर कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि जिन्होंने महाराष्ट्र प्रवासी मजदूरों के साथ व्यवहार जनता ने देखा था। 1000 बसें हमारी रोड पे खड़ी थी। आपको क्या प्रॉब्लम थी महोदय? भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा के उसको चलवा देते मजदूर हित के लिए। अब शबनम जी, सवाल ये था कि सरकार आवास के आपदा नाम में पर- अवसर तलाश रही ठीक है। है माम जी, मैं आऊंगी, आपकी सुनूंगी। सवाल ये था शबनम जी उनका कि आवास के नाम पर आवास नहीं दिया गया है, लेकिन उनकी तारीफ ये हो जाती है कि हाँ उस व्यक्ति को आवास मिल गया है, लेकिन जब ग्राउंड पर उतरकर सच्चाई जानने की कोशिश की जाती है तो उस इंसान को आवास प्राप्त नहीं हुआ होता है या शौचालय प्राप्त नहीं हुआ होता है। देखिए, ये गलत आरोप है। अगर आप देखिए तो शौचालय हो या प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, इसके तहत जिस तेजी से उत्तर प्रदेश ने काम किया, उत्तर प्रदेश में 25 लाख से अधिक लोगों को जो है ओडीओपी में रोजगार भी मिला है। ये भी मैं आपको बताऊं, ओडीओ रोजगार की अगर ये बात करते हैं तो हम स्टार्टअप में 5 लाख रोजगार मिला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 करोड़ महिलाओं को 1 करोड़ महिलाओं को 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो मनरेगा में 1.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार भी मिला है। मनरेगा का आपने बजट कम कर दिया। मनरेगा के बजट में आपने कटौती कर दी। आपने उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेसवे बनाए। कौन से बनाए? हवा में बना दिए। 17 एयरपोर्ट बनाने का दावा कर रही है सरकार। आंकड़े और जुमले वाली सरकार नहीं चलेगी। सिर्फ टाइम मैगजीन में ऐड देने से उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश नहीं हो जाएगा। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार हर मोर्चे पे नाकाम हो चुकी है। शौचालय एक ऐसी चीज थी जिसके बगैर महिलाएं या बच्चे कितने पीड़ित महसूस करते थे ग्रामीण क्षेत्र में। जनता महसूस कर रही है, जनता देख लिया है, ओडीएफ देख लिया है। रामराज का दावा था, देख लिया जनता ने। तो ये केवल नकारात्मक शबनम जी की आवाज प्लीज बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। लेकिन हम बता रहे हैं 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए शौचालय प्राप्त करके। तो अब अगर कहीं पे इतनी बड़ी संख्या में कोई काम होता है, किसी 1-2 भी शिकायत आती है, तो सरकार उस पर भी कार्रवाई कर रही है। ये सरकार ऐसी नहीं है कि भ्रष्टाचार और अपराधों को संरक्षण दे, ये उस पर भी कार्रवाई करती है। पर जिस तरीके से कार्रवाई की। शाहजहांपुर में बेटी के जिस बच्ची के साथ रेप हुआ उसी को जेल में डाल दिया गया। हाथरस में, हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं, हम फिलहाल हाथरस में आपके प्रशासन ने कार्रवाई की। चलिए ठीक है, आरोप और प्रत्यारोप का तो दौर जारी रहेगा। ठीक है शबनम जी, मैं आऊंगी, आप पर भी आऊंगी। मेरा क्वेश्चन आदर्श जी से है। आदर्श जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो कोविड वैक्सीन आई थी कोविशील्ड, उसको लेकर जो 28 दिन का गैप रखा गया था दूसरी वैक्सीन को देने के लिए, अब वो 6 से 8 महीने का गैप कर दिया है कि एक वैक्सीन के बाद 6 से 8 महीने का वक्त लिया जाएगा, उसके बाद दूसरी डोज दी जाएगी। तो क्या आप बता सकते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है और सरकार द्वारा कोविशील्ड को लेकर ये निर्णय क्यों लिया गया है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि वैक्सीन्स जो हैं वो एटीन्यूएटेड एंटीबॉडीज़ होते हैं। एक तरह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारी बॉडी में जो वैक्सीन्स होते हैं, एक तरह से एंटीबॉडीज़ जो फॉर्मेशन होता है वो बाहर से जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनको जो है फाइट करने के अगेंस्ट उनके फाइट करते हैं और हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं। तो ये जो वैक्सीन्स एक जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके द्वारा जो है हम ये देख रहे हैं कि इसके द्वारा जो है हम कितने समय तक जो है बॉडी में ये वैक्सीन्स हमारे जो है एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कितनी देर तक जो है ये रहेंगे, क्या क्या इसमें जो है प्रतिक्रियाएं अंदर होंगी बॉडी में, और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वो टाइम टेकन देखने के लिए उन्होंने कि इतने फास्ट ना लगा के हम थोड़ा बीच में उसमें गैप रखेंगे और उसके द्वारा हम देख पाएंगे कि एक जो लगाया गया है एक डोज के द्वारा कितना उसमें चेंजेस आते हैं, सेकेंड डोज में क्या क्या चेंजेस उसमें आएंगे, उसके द्वारा हम प्रतिरोधक क्षमता को जांच करेंगे। लेकिन हम इसे सेकेंड स्ट्रेन ही मान ले कि जिस तरह से कोरोना लगातार बेकाबू हो रहा है, मार्च के टाइम पर आया था, लोगों के अंदर ये भी आशंका थी कि सर्दियों के समय में, विंटर्स में कोरोना और भयावह हो सकता है, लेकिन कोरोना ने रफ्तार कम कर ली और मार्च में एक बार फिर से दोबारा केसेस देखने को मिल रहा है। तो ये वेदर वाइज भी कुछ हो रहा है और क्या ये दूसरा स्ट्रेन है?
जी, इसका जो है कुछ एटमॉस्फेयर से जो है कनेक्शन होता है। कुछ एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, ये जो है ज़्यादा ग्रो करते हैं, इनकी बॉडी जैसे वायरस होते हैं या बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, इनकी 1 से जो है 2 होने, 2 से 4 इनकी जो है पावर जो होती है वो मल्टीपल पावर में जो है ग्रोथ करने की पावर होती है। ये किसी भी ऑर्गन में जैसे जाते हैं तो वहाँ पे एक सिंगल होते हैं, सिंगल के बाद 2 होते हैं और 2 के बाद में ये 14 होंगे, 16 होंगे, ऐसे मल्टीपल में जो चेंजेस होते हैं और वो किसी के संपर्क में आ जाते हैं तो उसके द्वारा जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो उससे ग्रसित हो जाता है। ठीक है भूपेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से निगेटिव ग्रोथ हुई थी जीडीपी की, जिस तरह से कोरोना के बाद लगातार ऑफिसेज बंद हुए, बिजनेसेस लोगों के ठप पड़े, तो क्या लगता है कि किस तरह से जो सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और जिस तरह से जीडीपी दर को बढ़ाने के लिए, विकास दर को बढ़ाने के लिए जो 11% उसमें कंट्रीब्यूट करा गया है और जो सबसे ज्यादा निवेश पर ध्यान दिया गया है, तो क्या उससे जीडीपी की में ग्रोथ में कुछ बदलाव आएगा? देखिए, जो असर पड़ा था वो सेक्टर वाइज असर पड़ा था जी। सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा था वो सर्विस सेक्टर पर असर पड़ा था, फिर ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ा, एविएशन सेक्टर था, फिर इसके बाद इस सब का मल्टीपल इफेक्ट पड़ा जाकर के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, यानी जो वाहन उद्योग था उस पर असर पड़ा था और यहाँ से सबसे ज़्यादा नौकरियाँ गई थी। तो अभी इसमें से खास करके जो होटल इंडस्ट्री है या जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, होटल इंडस्ट्री अभी तो उबर भी नहीं पाई थी, एविएशन सेक्टर उबरने की कोशिश कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अभी पूरी रफ्तार पकड़ भी नहीं पाया है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिसेशन अभी भी जारी है। तो अभी इन सब दौर से अभी अर्थव्यवस्था गुजर ही रही थी कि दूसरा ये लहर शुरू हो गई है। देखिए, और दूसरी बात यह है कि सरकार का जो निवेश कार्यक्रम होता है वो लोगों की कोरोना काल में, अभी रिसेंटली एक डेटा रिलीज हुआ है, ये वर्ल्ड लेवल का डेटा है, ये किसी पार्टी का डेटा नहीं है जैसे ये लोग आपस में लड़ रहे थे अभी। तो इस तरह का डेटा जो होता है वो वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्टेबल होता है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो घटी है। लोगों की एक क्षमता होती है कि वो अपनी आय में से कितना निवेश करते हैं और कितना बचत करते हैं और कितना उपभोग करते हैं। तो जब लोगों की उपभोग करने की शैली बढ़ती है तो हमारी अर्थव्यवस्था में विकास होता है, क्योंकि लोग परचेज करते हैं तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन ज़्यादा प्रोत्साहित होता है। लेकिन अभी लोगों की बचत क्षमता जो थी वो कम होने लगी, क्योंकि लोगों की आय कम होने की वजह से लोगों की वेतन में कटौती हुई, तो लोगों की आय कम हुई। अब लोगों ने क्या किया, अपनी जो बचत करके रखे हुए थे उसमें से निकाल करके खाना शुरू कर दिया। तो एक तरफ लोगों की का रोजगार गया, तो बचत जो उनकी थी वो जो सब बचा करके उन्होंने रखा था उसका उपभोग करना शुरू कर दिया, तो निवेश कम हो गया। अब निवेश का असर तो दूरगामी पड़ेगा ही। अच्छा, ये देखिए, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में सरकार घुमाएगी और निवेश करेगी और निवेश की घोषणा करेगी और दूसरे दिन उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। अब ये कहें कि जो डेटा अभी पता नहीं कहाँ से भाई साहब ने कोट किया कि 9% का डेटा, सीएमआई का डेटा आपके मोबाइल पर है, आप खुद खोलिए और देखिए। अरे भाई साहब, सीएमआई का 2018-19 में सरकार का जो 2018-19 नहीं, मैं मार्च 2021 की बात कर रहा हूँ। आप लोग अपडेट नहीं रहते हैं, जबरदस्ती आप लोग बैठ करके इसके बाद 2018-19 की बात नहीं, 2018-19 की बात ना करिए, 2021 की बात करिए। जो कोरोना काल के बाद हम बात कर रहे हैं उसकी बात करिए कि 4% का ग्रोथ आपका बेरोजगारी का दर है यूपी का, पूरे जो ऑल इंडिया का ग्रोथ सरकार का आया ना 17% से 4%, वो तो झूठे आंकड़े हैं। अब झूठे आंकड़े आप कह रहे हैं, सीएमआई इसका पूरा मतलब मशीनरी झूठी है। सीएमआई पूरा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो पूरी मशीनरी झूठी है। एक आप सकते बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जो कहा था जो 4%, अरे भाई, आप इसका मतलब है कि उस आंकड़े में सच्चाई नहीं, एक आप बैठे हुए हैं, वो आंकड़े में सारे आंकड़े तो आप ही जारी किया करिए, आप ही कांग्रेस पार्टी से कह दीजिए सारे आंकड़े आप ही जारी किया करें। आंकड़े तो सीएमआई अगर एक एजेंसी है वो झूठी है वर्ल्ड लेवल की, और अगर एनएसएस से झूठा है। आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ। अरे यार, मैं उत्तर प्रदेश की ही तो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की ही बात कर रहा हूं कि अगर वो सीएमआई झूठी है तो आप कांग्रेस से देख रही है कि बेरोजगारी कैसे ग्राफ बढ़ रहा है, तो उसका विरोध कौन करेगा? आप लोग करेंगे ना, आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं करते हैं भाई? विरोध करने वाला कौन है? जनता की आवाज को उठाएगा पूरे प्रदेश में, जनता की आवाज को कौन उठाएगा? प्रदेश में जनता की आवाज को उठाने के लिए ही तो विपक्ष होता है। सरकार दे रही है, तो आप इसको यहाँ पर टीवी पर बैठ करके बोलने के बजाय सदन में क्यों नहीं बोलते हैं? सदन में हमने पूछा,
सदन में कोई सदन किसी ही की की आवाज बात नहीं बताए। निकलती है। यही तो सबसे बड़ी हमने जो समस्या है रेफरेंस कि दिया वो पूरा सदन में बात कर रहे हैं। पूरा आप सड़क महोदय, ब्लॉक करके बैठ जाएंगे महोदय, लेकिन सदन में नहीं बोलेंगे। हम भी सबसे तर्क बड़ी के बात आधार यही पे है, बात कर रहे हैं। कोई तर्क उत्तर नहीं है, प्रदेश आप लोग ने कुतर्क जो की बात कर आंकड़ा रहे हैं। पेश किया है, अगर उसमें महाराष्ट्र सच्चाई की नहीं गवर्नमेंट है। लॉकडाउन हम तो यही लगाए कह रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात, अगर राजस्थान में लॉकडाउन लग जाए बड़ी अच्छी बात, पंजाब में कर्फ्यू लग जाए बड़ी अच्छी बात, दूसरी जगह पर कर्फ्यू लग जाए, लीजिए साहब। वो आपके ऐसी वर्ड पर मुझे आपत्ति होनी चाहिए थी। कर्फ्यू और लॉकडाउन आपकी की नहीं, बात लॉकडाउन नहीं है, की वजह से अनायोजित सरकार ने लॉकडाउन, कैद कर 4 घंटे की दिया। नोटिस आप एक चीज पे, बताइए, महज 4 अच्छा आप घंटे की उसका रेमेडी नोटिस बता पे। दीजिए ना। आप बताइए कि इसका दूसरा तरीका क्या है, वो तरीका सरकार को सुझाइए बिल्कुल कि इस हमारे तरीके नेता आदरणीय के राहुल गांधी ने पूरा तरीका वो दे तो एक दिया नंबर था। के ये पप्पू मन की आदमी है यार, सरकार उनकी है। बात ही ना किया करो। वो उनके आपकी पप्पू नजर में आदमी पप्पू है, आपकी नहीं, नजर में नहीं, पप्पू है, आपकी नजर में पप्पू है। व्यक्तिगत नहीं जाएगा, नहीं। प्रधानमंत्री है राहुल, ठीक है, व्यक्तिगत दूरदर्शी नहीं नेता जाएगी। है हमारे भूपेंद्र जी, नेता प्लीज, राहुल इस तरह गांधी। के शब्दों का इस्तेमाल हमारे ना करिए, नेता प्लीज। राहुल गांधी ही ने पहले बताया था कि ठीक है। देश एक बड़ी महामारी से आने वाला है। अगर राहुल गांधी और राहुल कांग्रेस गांधी ने ही के पूरा राहुल गांधी खोजा और था क्या? कांग्रेस के सारे पे राहुल गांधी ने ही खोजा था क्या इस मैं बारे ये में? कहना चाहूंगा, राहुल गांधी के ने नाम खोजा था के क्या? आगे भाजपा प्रवक्ता लिख दीजिए। आप पक्ष की बात ना कीजिए। अरे पक्ष की बात ना करें, आप आंकड़ों मैं को तो झूठा कह रहा साबित हूं, कर आप रहे अपना हैं। आंकड़ा पेश करिए, मैं अपना आंकड़ा पेश कर रही हूँ। सरकार के आंकड़े में सच्चाई कम झूठ ज्यादा है। हम सरकार के आंकड़े की बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो सीएमआई के डेटा की बात कर रहे हैं। आप हैं हमारे आंकड़े पे सवाल किए ना, मैं तो कह रहा हूँ ना। आपका सरकार ने जो आंकड़ा तो आप 17% कहेंगे ना, सरकार बेरोजगारी सारा आंकड़ा आप ही जारी किया 4% कह रही है, वो झूठा आंकड़ा है। अब हमारे झूठा है कि नेता नहीं है ने तो सदन इसको में साबित कहा है। करिए आप। हमारे कैसे आप नेता झूठा ने कह रहे हैं? सदन में आपके कहा। कहने से झूठा हो जाएगा जिस दिन क्या? साबित करने की बात आएगी हम साबित भी करेंगे। हम तो कह रहे हैं टीवी के माध्यम से। नहीं तो आप साबित टीवी के कहां माध्यम करेंगे? से करें, हमारे टीवी नेता पे कह रहे हैं, ने साबित सदन कहां में करेंगे? चलिए, साबित ठीक है, कैसे साबित भूपेंद्र करें? जी। नहीं कैसे लेकिन साबित आप करेंगे? ये तो हम मानेंगे, कह रहे हैं, आप ये तो सरकार मानेंगे, साबित चलिए करे। ठीक है, हमाम जी, जनता देख आप रही है, भूपेंद्र पूरे जी ये प्रदेश तो में मानेंगे ना बेरोजगार। कि 4 लाख नौकरियां देने की बात की गई है। जिस टाइम पर लोगों की 17 लाख नौकरियां नौकरी गई, का उस टाइम वादा था पर मैं। 4 लाख नौकरियां दी गई हैं। हाँ, ये मुद्दे आपको की क्या बात लगता करिए है? तो मुद्दे पर जहां बात लोग करिए। बेरोजगार हैं, रोजगार जहां देने का वादा नौकरियां था गई उत्तर हैं, प्रदेश लोगों की के सरकार बिजनेस, ने। ठीक है माम जी, मैं 5 आऊंगी साल आप में पर। 70 लाख रोजगार देने चाहिए थे। उत्तर नहीं, प्रदेश लेकिन के कोरोना मुख्यमंत्री जैसी के ट्विटर महामारी, हैंडल देखिए से- कोरोना जैसी महामारी एक का जादू की किसी को छड़ी घुमा अंदाजा देना नहीं चाहिए था। था और हमाम जी 70 देखिए, लाख लोगों को रोजगार हम मिल ये जाता। भी कहीं ना कहीं इसे भूले ना कि कोरोना जैसी महामारी ये मैम हम ये जानते हैं अपने कोरोना आप- जैसी गंभीर समस्या हाँ, है, तो इस बीमारी है, महामारी देश को उससे भी जूझ कंसीडर रहा करना है। जरूरी है। लेकिन सरकार के गलत निर्णय से देश और गर्क में जा रहा है, हमारा कहना ये। तो सही निर्णय तो आप- क्या है? ऑनलाइन सही क्लासेस निर्णय से क्या guidance प्रॉब्लम दीजिए है? ना। देखिए, हम आम जी- ऑनलाइन क्लासेस को बंद सही करने निर्णय से क्या दीजिए ना। प्रॉब्लम है? मैम अगर सरकार- लोक भवन में नौकरशाहों के जरिए पूरे देश की स्थिति को ना समझते हुए अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव लेवल पे जाए, आज कोरोना महामारी में स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस अगर बंद कर दी अगर आपकी जाएगी, नीतियां लड़के इतनी फ्रस्ट्रेट अच्छी हो थी तो फिर जाएंगे, आपको ही सब सरकार चलानी लड़के चाहिए थी। तो आप ये मानसिक बताइए तनाव ना की फिर अगर बीमारी में उन्हें- ग्रस्त हो रहे उन्हें हैं, अगर उनके offline- अभिभावक के पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए। देखिए ये ये बिल्कुल स्थिति है। ये बिल्कुल स्थिति बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं शबनम जी इस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगी। मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि ये जो जोर डाला जाता है जो अभिभावकों पर स्कूल प्रशासन द्वारा कि कहीं ना कहीं फीस को लेकर, उसमें आपकी सरकार ने क्यों कोई कटौती करने की जरूरत नहीं समझी चल रही है कि ना। जब स्कूल नहीं संचालित हो रहे हैं तो कुछ तो लीनियंसी आप अभिभावकों को दे सकते थे, फीस कम करके या उसमें कुछ प्रतिशत की कटौती करके। सरकार ने शिक्षा नीति सरकार ने शिक्षा बजट ठीक में है, हम कटौती कर कांग्रेस के दी। साथी हम को जवाब ले बोलिए लें, कि जवाब थोड़ी ले लें आप। समझदारी और अनुशासन के साथ बैठे। उनका नाम शबनम नहीं है, उनकी बारी में वो बोल चुके हैं। अगर आपको सुनाना है तो मैं चुपचाप बैठती हूँ, आप सुनाइए। नहीं बोलिए बोलिए देखिए आप सुना लीजिए। आपका नंबर आ गया, अभी तक मेरा नंबर था मैम, अभी तक मेरा नंबर था जिस पर आप बोल अरे रहे थे। ठीक है, मैं आके सबसे बात कर लूंगी। ठीक है शबनम जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो बात बात पे ये कहना कि आंकड़े झूठे हैं, ये झूठे हैं, ये सच्चे हैं, जब इनके राहुल गांधी जी को ही नहीं पता कि मत्स्य विभाग बन चुका और जाके साउथ में कहते हैं कि हम सरकार से निवेदन करेंगे मत्स्य विभाग। आलू को फैक्ट्री से मंत्रालय की बात है, फिशरी मंत्रालय भारत में नहीं है मैम। राहुल गांधी ने 2 मरतबा साफ क्लियर कर दिया मैम, हर मंत्रालय में एक विभाग होता है। मंत्रालय की मांग राहुल गांधी 2 मरतबा कह रहे हैं। आप पता करिए है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
होते। ठीक है, हम शबनम जी से पहले आप जान लेते बनाएंगे, हैं। हमने जो काम मैंने किया और प्रश्न काम पूछा करेंगे है, आगे। मैम जी, हम उसका उत्तर ले ले शबनम जी से। बोलिए शबनम जी। भाई आप या तो पहली बार डिबेट में बैठे हैं कि दूसरे की हर किसी के बारे में बोल रहे हैं, ये कौन सा तरीका मैं है बोलने आपके का? साथ अनेक चैनलों पे 2500 मरतबा डिबेट में बैठ चुका हूँ, आप पहचान नहीं मैं रही तो नहीं होंगी। जानती, मैं तो आप जानती बताइए, नहीं कि उत्तराखंड ऐसा के कोई है मुख्यमंत्री जो- कहते हैं कि अमेरिका ने 200 साल तक राज किया, आप उसकी बात नहीं कोट कर रही हैं, आप उनकी भी बात कोट कर ऐसा लीजिए। है, मैं डिबेट से उठ जा रही हूँ, इन्हीं से सारे भाषण सुनवा लीजिए। ये भाषण देने बैठे हैं, डिबेट करने नहीं बैठे हैं। नहीं तो आपकी बात अनुशासन हम आता ही नहीं ना, यही इनकी कार्य संस्कृति है। ठीक है, अच्छा हम देखिए, एक मिनट हम शबनम जी अगर की सुन ये- ले, उसके बाद हम आपकी अगर- सुन लेंगे। हम बिल्कुल, मैं आपको पूरा समय बिल्कुल। दूंगी आपकी बात बोलने का, लेकिन मैं शबनम जी से सवाल करूं। शबनम जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्यों प्रशासन द्वारा ये कानून नहीं लाया जाता है या इस तरह का गाइडलाइंस नहीं दी जाती है स्कूल प्रबंधक को कि वो जो बच्चों की फीस का दबाव अभिभावक झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी भी नौकरियां गई होंगी लोगों की, उनके भी बिजनेस ठप पड़े होंगे, उनमें से भी कई लोग होंगे, तो वो फीस के चलते अपने बच्चों को मजबूरन स्कूल से निकाल रहे हैं, तो इस पर भी कुछ ना कुछ लॉ आना चाहिए। देखिए, भी जरूरी निश्चित है। तौर पे जहां भी बोर्डिंग स्कूल रहा हो या जहां भी लॉजिंग का खर्चा है, वो स्कूल वाले नहीं ले रहे हैं। तमाम ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जिन्होंने इसको नहीं लिया है, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है। और शुरुआती दौर पे कोरोना के समय में सरकार ने भी बार बार इस बात का आह्वान किया, और स्कूल वालों ने भी ये किसी से फीस नहीं लेके ये कहा है कि आप बाद में फीस दे सकते हैं, क्योंकि स्कूल को भी अपना मैनेजमेंट चलाना होता है, तमाम कर्मचारी उनकी सैलरी देनी होती है और टीचर्स की सैलरी देनी होती है। तो उन्होंने भी बहुत से स्कूलों ने गरीब शबनम बच्चों जी, के इसका एक फीस में प्रोसेस- भी शबनम कटौती जी, की देखिए है। ना, इसका भी- दूसरी बात, एक शबनम बात जी- और बता देने जी, दीजिए। अच्छा चलिए बोल लीजिए। एक बात ठीक और दूसरी बात, ये बार बार जो कांग्रेस के साथी हैं सरकार पे लॉकडाउन का जो आरोप लगा रहे हैं, मैं पूछती हूँ, अभी तो कई लॉकडाउन नहीं लगा है, केवल इनके महाराष्ट्र राजस्थान सब में रात्रि का लॉकडाउन लगा, तो डिसीजन गलत है क्या? अगर पुलिस भ्रष्टाचार मिटाने के लिए होती है तो ये पुलिस का इस्तेमाल भ्रष्टाचार करने के लिए करते हैं। तो इनकी तो राजनीति और सरकार का कार्य संस्कृति एकदम उल्टा है। इन्हें तो सब कुछ झूठा दिखेगा ही, क्योंकि ये तो घोटाले करने ठीक है, और देश शबनम को जी, हम लूटने के आ लिए जाएंगे, आए हम थे। कांग्रेस की ये सरकार पे भी आ जाएंगे, जनता उनकी की- सरकार क्या है, लेकिन मैं फीस पर जब बोल रही थी, क्योंकि लॉकडाउन जिस वजह से अनिवार्य होता है, अमाम जी मैं आऊंगी, लॉकडाउन जिस वजह से लोगों के मन में आशंकाएं गहरा रही है और कहीं ना कहीं डर पैदा होता है, वो इन वजह से भी पैदा होता है कि जो उनका रोजगार एक बार फिर से पटरी पर लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं फिर से ठपना पड़ जाए। दूसरा, जो अभिभावक बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि फीस की कमी के चलते, वो उन्हें स्कूलों से निकालना पड़ रहा है क्योंकि दबाव इतना ज्यादा बन रहा है। तो हम एक प्रोसेस करते हैं। आपने बोला जैसे कि स्कूल प्रबंधक के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, फीस उन्हें भी सैलरी पे करनी होती है। तो जब आपकी सरकार लोगों की सैलरी में कटौती करती है तो प्राइवेट स्कूल्स भी ये कटौती कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो महंगी और मोटी फीसें जो वसूली गई हैं, उसको लेकर तो सरकार को कुछ ना कुछ गाइडलाइन जरूर बनानी चाहिए थी, ये मेरा मानना है। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार ने जो गरीब तबके के लोग हैं उनके खातों में पैसे भी पहुंचवाए हैं, सरकार ने खाद्यान्न भी पहुंचाया है, सरकार जितनी मदद हो सकती है उतनी की। और सरकार ने यहाँ तक स्कूल क्या, घर पे रेंट पे रहने वाले तक को या बैंक को लोन देने वाले, इन सभी के लिए ड्यूरेशन सरकार ने बढ़ाया, समय अवधि बढ़ाई कि आप उन पे दबाव नहीं डाल सकते। तो स्कूल वालों को भी इस तरीके की लीनियंसी करने की सरकार ने कहा है। तो सरकार जहां तक हो सकती है आम जनता के साथ खड़ी है, लेकिन और कोरोना काल में निश्चित तौर पे इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता, विश्व का कोई एक कोना भी ऐसा नहीं रहा होगा, कोई एक देश भी ऐसा नहीं रहा जो आज मंदी के प्रभाव से पीड़ित ना हो। तो जब विकसित देशों की ये स्थिति है तो हम तो विकासशील देश हैं। हमारी सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनाई, जो सुविधाएं दी, वो कई विकसित देशों को भी पीछे छोड़ देने वाला रहा। ये उम्मीद WHO बिल्कुल के थी कि साथ लीनियंसी प्राइवेट स्कूलों के द्वारा भी बढ़ती जाएगी, हालांकि ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा क्योंकि सख्ती नहीं की गई थी। ठीक है, हमाम जी आप कुछ कह रहे थे तमाम चीजों को लेकर, अब आप बोल सकते हैं, क्या आप बोलना चाह रहे थे? जी, जो शबनम जी हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लॉकडाउन, हमने लॉकडाउन पे सवाल नहीं किया, हम अनायोजित लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री ने महज 4 घंटे की नोटिस पे देश को कैद कर दिया था, उस पर बात कीजिए। उसमें ढील देना चाहिए, कहाँ कैसे लॉकडाउन,
राजस्थान की सरकार क्या कर रही, यूपी की सरकार क्या कर रही। हम तो ये चाह रहे हैं कि बहस कराने के बाद अनियोजित लॉकडाउन का जो निर्णय लिया गया था उससे देश को नुकसान हुआ है। और हम ये कहना, ये भी बहस हमेशा रहेगी कि लॉकडाउन ही क्या एकमात्र विकल्प है बीमारी को रोकने के लिए। हम आपको मैं बताते चले कि इसी दुनिया में ताइवान एक ऐसा देश है जहां एक दिन भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया और कोरोना की बीमारी को वहां पे कंट्रोल कर दिया। एक मिनट भाई साहब बोल बोलूंगा। लीजिएगा। नहीं, आपको यही जवाब ले लीजिए, इसके बाद फिर बोलेंगे। 2 मिनट नहीं, एक मिनट जवाब ले लीजिए, ताइवान का जवाब ले लीजिए, फिर इसके बाद ये ताइवान वाली बेवकूफी ताइवान की बात जवाब मत आप ले करो, लीजिए, इसके बाद हम आपको जनसंख्या बताते बिल्कुल हैं। आपको ताइवान मौका का मिलेगा, जवाब। आपको मौका नहीं, मिलेगा, ताइवान का आपको जवाब मौका ले लीजिए मिलेगा। ना। आप ताइवान ही पे जवाब भूपेन दीजिएगा। जी आप दे दीजिएगा, मैं जवाब बता बोल रहा दीजिए हूँ हमाम जी को। कि एक दिन भी लॉकडाउन नहीं गया और बीमारी को कंट्रोल किया। हमारे देश में जो विश्व में क्या हो रहा है उससे भी सबक सीखने की जरूरत है। और भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, जो भी निर्णय लेगी हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन समय साथ साथ हमने कहा कि अनेक गंभीर समस्याएं हैं। देखिए हमाम जी, मजदूर हर जी। जगह पर हर इन देश लोगों को हमसे जिस तरह विश्व की हमसे रैलियां सीख होती रहा है। जी। हैं, किसान महापंचायतें होती हैं, जी। शायद तक उस पर भी अगर खुद नहीं, की देखिए, सरकारें आप अपने जवाब ले हिसाब से लीजिए। अगर ये चीज गौर करे कि कोरोना काल चल रहा है तो हमें रैलियां नहीं करनी और इस तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं करनी, लोगों के बीच नहीं जाना है, तो भी शायद तक कोरोना से निजात मिल यही पाएगी। सबसे बड़ी ठीक है? समस्या है कि भारत जैसे देश में नेता लोग उस पर विरोध नहीं करेंगे जहां इनकी अपनी फंसती है, बिल्कुल उस पर बात नहीं करेंगे जहां इनकी अपनी नब्ज दबती है। ये लोग वहां बात करेंगे। अरे ताइवान की बात आप कर रहे हो, ताइवान का जवाब मैं देता हूं। ताइवान की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी, पॉपुलेशन ताइवान की और इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द इंडिया, भारत की जनसंख्या का घनत्व और ताइवान की जनसंख्या का घनत्व आप देख लीजिए। ताइवान का रहन का स्तर और आपके इंडिया के रहन का स्तर देख लीजिए। इसके बाद तब कंपेयर कीजिए कि ताइवान में एक मैं दिन का ये नहीं लॉकडाउन कहता हूं जो ताइवान में लॉकडाउन एक दिन भी नहीं लगाया, भारत में भी नहीं लगाया जाए। अरे एक मिनट बोलने दीजिए, भारत में भी ना लगाया जाए, हम ये नहीं कह रहे। अरे एक मिनट रुको हमाम भाई। जी, जिन देशों की जीडीपी का स्वास्थ्य 12% भी रुकिए, इस्तेमाल मैं बता होता रहा है ना। हूं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करिए, ताइवान की स्वास्थ्य सुविधा और आपके यहाँ जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो एकमात्र विकल्प ही लॉकडाउन था। कारण यह था कि आपके यहाँ सिर्फ एक लैब हुआ करती थी, वो बेंगलोर में थी, इसके अलावा दूसरी लैब ही नहीं थी। अब आपके पास सब आज जगह भी लैब एक हो गई। विकल्प वही लॉकडाउन है। आज भी मैंने एक बार लॉकडाउन की बात ही नहीं करी और मैंने पहले से ही कह रहा हूं हम लोग चर्चा करने बैठे हैं लेकिन तो आप भूपेन जी, बिल्कुल अच्छा हम ये आपसे अच्छा सीखेंगे। भूपेन जी, चलिए ठीक है, आप- आप ये चीज कह रहे हैं हमारे पास एक लैब जी। थी, मैं ये तमाम जो आपकी उस समय दावे, थी, आज नहीं ठीक है, है। नहीं मैं बिल्कुल मान रही हूँ, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कमी है। 10,000 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर वर्क करता है, तो ये कमियां कब दूर होंगी? एक दिन में दूर नहीं हो सकती हैं, एक इसके साल का लिए तो समय नहीं, बिल्कुल एक दिन में दूर नहीं हो अरे भाई, सकती, सुनिए लेकिन तो। जो हमारे सरकारी लॉकडाउन जब शुरू अस्पतालों की हुआ- स्थिति है, अरे जब सरकारी अस्पतालों जब लॉकडाउन शुरू हुआ, जब कोरोना काल आया, तब के स्वास्थ्य सुविधा की बात कर लीजिए और एक साल के बाद की सुविधा की बात कर लीजिए और आगने वाले 5 साल में बात करिए। ये एक दिन में चेंज नहीं आ सकता। तब पीपी किट हम बाहर से मंगाते थे, पीपी किट का हमने नाम भी नहीं सुना था, हम आप शायद जानते भी नहीं थे पीपी किट होता क्या है। डॉक्टर साहब जानते रहे होंगे क्योंकि इनको जरूरत पड़ती थी। मास्क हम तब इंपोर्ट करते थे, आज की डेट में हम पीपी किट एक्सपोर्ट करते हैं, मास्क हम एक्सपोर्ट करते हैं। सैनिटाइजर तब बहुत छोटी सी शीशी मिलती थी और हम बहुत रेयर केस में ढूंढ सैनिटाइजर करके तो नाम लाते ही थे। नहीं शायद तक भूपेन जी उस टाइम पे किसी ने नहीं, सुना। हाँ तो इतना जी किसी को आज मालूम ही नहीं सैनिटाइजर है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 242 तो भाई टेस्टिंग देखिए लैब एक दिन में क्रियाशील है चेंज नहीं उत्तर आता है। प्रदेश आप में। इस चीज को परिस्थिति को समझिए। धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं में चेंज आएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी। आपकी बार स्वास्थ्य सुविधाओं पर बजट का एलोकेशन भी लेकिन बढ़ा भूपेन जी- है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, मैं फिर वहीं आता हूं कि जहां पर नेताओं की अपनी पूंछ दबती है, जहां पर अपनी नब्ज दबती है, वहां पर न कांग्रेस बोलेगी न बीजेपी बोलेगी। बिल्कुल, मैं इस जैसे- रैली पर नहीं जैसे- बोलेंगे, रैली पर नहीं जैसे बोलेंगे। रैलियों पर- चुनाव वाले रैलियों राज्य पर में- क्यों नहीं बोला चुनाव वाले जाता है? राज्य में नहीं बोलेंगे, केरल में नहीं बोलेंगे। सबसे ज्यादा रैली केरल कौन में कर तो- रहा है? मैं बंगाल में भारतीय बिल्कुल, जनता मैं- पार्टी मैं- की मैं- पूरी एक सरकार, पर्टिकुलर पूरी इंसान नहीं सरकार, बोल रही हूँ। पूरी सरकार तमाम की मैं चुनाव शबनम कौन जी का भी कराता यही सवाल है? है रैली का आयोजन कि कौन रैलियों करता में है? क्या कोरोना भाग जाता है? ज्यादा तो हमारी गलती ज्यादा हो जहाँ गई तो पे मतलब हम सरकार गलत, तो का तुम्हारी गलती फायदा कम, इसका रहेगा मतलब वहां पे तुम चुनाव सही। होगा। ये गलत उत्तर बात है। प्रदेश में पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? 6 महीने से बस्ता जमा हुआ है, पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो अब रहे? ये पूरे देखिए, देश में ये रैली कौन हो सा रही सवाल है? है अरे क्योंकि ये हाईकोर्ट सरकार से लूटो पूछिए नीति ना। पे काम देखिए, कर रही पंचायत है। चुनाव का सरकार अलग लूटो डिबेट नीति कर पे चुके काम हैं। कर रही है, जमाखोरी ठीक है, पे हमाम काम जी, कर रही है। पंचायत चुनाव और इन यही मुद्दों बात पर है। हम अलग डिबेट कर चुके हैं, लेकिन मैं आऊंगी इस चीज पर जी, भी। जी। मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि जब इसीलिए हम रैलियां कह होती रहे हैं। है या किसान पंचायतें लगाई जी। जाती है तो उसमें जो भीड़ इकट्ठा की जाती है उसमें क्यों कोरोना
क्या उस रैली से भाग जाता है? ये सवाल आपके लिए और वो भाग शबनम जी के जाएगा, लिए। तब भाग जाएगा। लेकिन भूपेंद्र जी, नई जीडीपी जो आई है, गैस, डीजल और पेट्रोल, थोड़ा उस पर भी बोल दीजिएगा। गैस, डीजल और पेट्रोल, ये तो सरकार की ऐसी दुखती रग हो गई है कि जिस पर सरकार न सुनना चाहती है और न बात करना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने कोरोना काल में अकेले, अब थोड़ी सरकार की आलोचना भी कर दें, सरकार ने कोरोना काल में अकेले 1 लीटर पेट्रोल पर आपको 13 रुपए का एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था, 4 रुपए की वैट बढ़ी थी। यूपी की बात मैं कर रहा हूं जी। टोटल 1 लीटर पेट्रोल पर आपका करीब 34 रुपए का टैक्स पड़ता है एक्साइज ड्यूटी, और करीब 18 रुपए का वैट पड़ता है। टोटल 57 रुपए के करीब जाकर के टैक्स बैठता है। आपका बेस रेट कुल मिलाकर के 30 रुपए के आसपास बैठता है। आप जब कोरोना काल में तेल की, क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की कीमत $18 पर बैरल थी, तब उस समय जब तेल की कीमतें घटनी चाहिए थी तो सरकार ने घटाया नहीं, और उस समय एक्साइज ड्यूटी और वैट बढ़ा करके सरकार ने उसको अपने झोली में भर लिया। आज जब बढ़ करके अभी केवल $70 के आसपास पहुंच रही है, तो सरकार उसको घटाने के लिए कह देती है कि लीजिए सरकार, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रही है, इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रहा है, ये तो कांग्रेस की कंपनियों के सरकार हाथ में भी में। शायद तक ये नहीं, प्राइस वो भी आ रहा हूं, था। वो भी 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूं कि अभी भी महाराष्ट्र 70, में वैट के अभी भी बारे में 70, भी अरे बता रुकिए, मैं दीजिए। 1 मिनट मुझे समय और दे दीजिए। $70 पर भी अभी पहुंचा है। अरे आप उस समय की बात करिए जब 2014 में $107 पर बैरल हुआ करता था। 2009 में की बात कर लीजिए जब $141 पर बैरल हुआ करता था, तब पेट्रोल डीजल 72 रुपए 75 रुपए में बिकता था। तो सरकार का ये कहना कि मेरे हाथ में जीडीपी यानी गैस, डीजल और पेट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, तो भैया टैक्स बढ़ाने के लिए आपके हाथ में था और टैक्स घटाने के लिए आपके हाथ में नहीं है। ये मेरे समझ में नहीं आया आज तक। मेरे राजस्व बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन जब शराब की दुकानें, अल्कोहल की जो शॉप्स है वो खोल दी जाती हैं, तब कोरोना, और लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं उसी लॉकडाउन में, तब कोरोना शायद तक किसी को नहीं दिखाई पड़ता। जिस तरह से उस समय भी कोरोना के दौरान ही जो स्थिति हम लोग ने देखी थी, वो भी आज भी हमारे दिमाग में दोबारा से याद आती है। तो डॉक्टर आदर्श, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो उस टाइम का लॉकडाउन लगा था वो अनिवार्य नहीं था, और क्या दोबारा से जो स्थिति बेकाबू हो रही है, इसको काबू में करने के लिए हम कौन कौन से वो 3 स्टेप्स जो सबसे जरूरी हो चुके हैं इस दौर पर, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, तो है ही, लोगों को वो चीज सबको पता है, लेकिन उसके अलावा कौन से ऐसे 3 स्टेप्स हमें करने जरूरी हो गए, सरकार द्वारा भी करने जरूरी हो गए, क्योंकि आशंकाएं जो लोगों के मन में है वो गहराती जा रही लॉकडाउन को लेकर, तो कैसे कम होगी वो? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो है इसी तरह से जैसे माहौल कोरोना का बढ़ रहा है और राज्यों में बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ यूपी में जो है सरकार वैसे उस पर ध्यान दे रही है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की गई तो वही आशंकाएं फिर से दोहरा जाएंगी। इसलिए हमको पहले से ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम से कम जो है लोगों को जाने की अनुमति देनी चाहिए, और जहाँ जहाँ पे कुछ भी आशंकाएं हो रही हैं वहाँ पे जो है टेस्टिंग की जो है सुविधा को अवेलेबल कराना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्ट आउट किए जा सके कि हाँ, किसी को अगर कोरोना की आशंका लग रही है तो उसको क्वारंटाइन करके उसको क्योर किया जा सके। ठीक है शबनम जी, किस तरह से अब सरकार सतर्क होगी, और कौन सी गाइडलाइंस आ सकती हैं कोरोना को लेकर? क्या नाइट कर्फ्यू भी उत्तर प्रदेश में लगाया जा सकता है, या अभी स्थिति उतनी काबू में है कि नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, और लॉकडाउन की स्थिति तो दोबारा उत्तर प्रदेश में आएगी ही नहीं? ये सुनिश्चित कर दीजिए, अगर जनता को थोड़ी मन में जो आशंका है उससे शायद तक उनके थोड़े दिल को तसल्ली मिल जाए। देखिए, सरकार अपनी कमर कस चुकी है और सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। अब ये जनता की सहभागिता पे बहुत निर्भर करता है, जनता अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य भी हमारा है और सुरक्षा भी हमें अपनी करनी होगी। डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के और हाथ धुलकर, ये 3 ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिसे हर जनता को इसे निभाना पड़ेगा। अगर जनता इसे बहुत कड़ाई से निभाती है तो निश्चित तौर पे हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सरकार ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। अब हमारी मेडिकल सुविधाएं भी अच्छी हो गई हैं, टेस्टिंग भी अच्छी हो रही है, वैक्सीनेशन भी हो रहा है। अब ये निर्भर करता है कि हम सरकार के बताए हुए गाइडलाइन पे कितनी कड़ाई से उसको हम पालन करते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक रहते हैं। अगर हम जागरूक रहे तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में है, तो त्योहार को लेकर भी कोई क्या स्पेशल गाइडलाइंस, क्या होली के टाइम पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है? लोगों को कर्फ्यू टाइप का कुछ माहौल ऐसा बन सकता है?
देखिए, अभी तो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया उसमें कहा है त्योहारों को मनाने से सरकार ने कहीं मनाही नहीं की है, लेकिन प्रोटोकॉल जो कोरोना का है उसको निभाना है। 10 साल से कम उम्र वाले और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले को विशेष सतर्कता बरतने की गाइडलाइन जारी की गई है। तो देखिए, स्वास्थ्य हमारा है, प्रदेश हमारा है और इससे सुरक्षा करना भी हम सभी का कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है। तो इसलिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया उसको हम बहुत कड़ाई से निभाएंगे। होली का त्योहार जरूर मनाएंगे, जरूर गुजिया खाएंगे और रंग खेलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे हाइजीनिक तरीके से करेंगे, जो जैसा गाइडलाइन सरकार ने दिया। अगर हम इसे निभाते रहे तो लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमाम जी, आपका क्या कहना है कि हमें लॉकडाउन नहीं लगाना है और लॉकडाउन की स्थिति वो दोबारा ना आए, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उसे फॉलो करना अनिवार्य है? और ये गाइडलाइंस मैं ये चाहती हूँ कि ये जो तमाम नेता हैं और जो रैलियां कर रहे हैं उनके द्वारा हो रही है, उनको भी ये चीज जरूर सोचनी चाहिए और उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। शबनम जी ने अभी कहा कि सरकार कमर कस ली, लेकिन जनता खुद अपनी मतलब सिक्योरिटी करे, सुरक्षा करे। तो जनता सरकार से बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी है। जनता ने 4 साल 5 साल जब से ये सरकार आई है, हर मोर्चे पे सरकार नाकाम हो चुकी है। तो इसलिए जनता को इस सरकार से बिल्कुल नाउम्मीदी और मायूसी आत लगी। इसलिए मैं भी यही आशा करता हूँ और निवेदन करूँगा कि खुद लोग अपनी हिफाजत करें और सुरक्षा करें, क्योंकि ये जो सरकार है वो अभी राज करो, डराओ और राज करो की पॉलिसी पे काम कर रही है। कोरोना के नाम पे, लॉकडाउन के नाम पे कुछ भी निष्पक्ष तरीके से क्लियर डिसीजन नहीं आ रहा है। गोलमोल का इनका जो भी जिस भी मामले को आप उठाएंगे, गोलमोल का जवाब मिलता है। इसलिए जनता में कंफ्यूजन क्रिएट है, इसे दूर करना है, लेकिन सरकार की बस की बात नहीं, हम तो यही कहना चाहिए। ठीक है भूपेंद्र जी, क्या लगता है त्योहारों को लेकर कुछ आप ऐसी कोई अपील करना चाहते हो, या जिस तरह से कोरोना लॉकडाउन एक बार फिर से आएगा कहीं ना कहीं जनता को परेशानी होगी, तो हमाम जी से क्या आप ताल्लुक रख रहे हैं कि जनता को ही जिम्मेदारी उठानी होगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि जनता को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी पिछली बार भी, और जनता को ही अब इस बार भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जनता के जिम्मेदारी में कई तरह की जिम्मेदारियां हैं। एक तो अपने आप को बचाइए, दूसरी अर्थव्यवस्था को बचाइए, तीसरा त्यौहार मनाइए, अपने आप को बचाते हुए मनाइए और खुशियाँ बांटिए। और होली तो रंगों का त्यौहार है, और रंग बांटिए, लोगों में खुशियाँ बांटिए। हमारी यही ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है डॉक्टर आदर्श, आपका क्या कहना है? लास्ट अपील आप क्या जनता से करना चाहते हैं कोरोना को लेकर? मैं अपील करना चाहूँगा कि पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जैसे वो चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे समाजवादी हो या बसपा हो, कोई भी हो, हम सबको मिल के जो है इस पे राजनीति का मुद्दा ना बनाकर, अगर हम वो तमाम हिंदुस्तान के जो करोड़ों लोग हैं उनके बारे में सोचें और उनको हम कैसे बचा सकते हैं इस महाबीमारी से, उनको हम क्या क्या दे सकते हैं। और जनता तो सब कुछ जानती है कि हमें आगे आने वाले समय में किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं सेलेक्ट करना है। जनता अपना जवाब जो भी इसमें से बेहतर करेगा उसको जनता लेके आएगी आपके सामने। और मैं इसी के साथ कहना चाहूँगा कि होली की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, और आराम से अपना जो है रंग खेलिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन सब चीज़ों का पालन करते हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी मौजूद है, बीजेपी नेत्री शबनम पांडे, कांग्रेस नेता हमाम वहीद, साथ ही साथ डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी हमारे साथ आज पैनल में मौजूद थे। तो सबने ही बड़ी ही अच्छी तरह से इस डिबेट का अंत किया है आज, कि जिस तरह से होली की बधाई दी गई है, साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसे फॉलो करने की हिदायत भी दी गई है। और इसी के साथ मैं भी इस डिबेट को अंत करते हुए यही आप लोग से अपील करूंगी कि आप होली का त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन उस होली के रंगों में कहीं भी कोरोना का जो भी फीका रंग है वो ना घुलने दें, और कोरोना को मद्देनजर रखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो जरूर करें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। जिस तरह से लगातार कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति दोबारा नहीं आ सकती, वो दोबारा उसी वजह से नहीं आएगी जब आप सतर्क रहेंगे। तो आपको सतर्क होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।